हमारे दरमियान डॉक्टर तारिक हाशमी साहब मौजूद हैं, उनका दम गनीमत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमें नज़्म के बारे में भी कुछ बताएँ। अहबाब गिरामी, एहसास ही नहीं हुआ कि एकदम उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि अब ये सुनना पड़ा है कि इनका दम गनीमत है। अहबाब, बहुत सारी बातें खुर्रम अलीम साहब ने, बादशाह माजिद साहब ने कर दी हैं, और जो प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है यहाँ से भी एक बहुत अच्छा जुमला आया कि हमने दोस्तों से कहा है कि वो नज़्म के बारे में भी बात करें और वहीद साहब के बारे में बात करें, लेकिन दोस्त ज़्यादातर वहीद साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप फवारे के बारे में 10 जुमले बोलें तो शायद बच्चे को समझ ना आए कि फवारा क्या होता है, लेकिन अगर तस्वीर दिखा दी जाए कि ये फवारा होता है तो बच्चा फ़ौरन समझ जाएगा कि ये फवारा है। अच्छा, वैसा है कि मैं थोड़ा सा इस एतबार से सहमा हुआ हूँ कि गुज़श्ता एक तकरीब में मैं वहीद साहब के बारे में बड़ी तैयारी करके गया और वहाँ वहीद साहब ने एकदम कहा कि मुझे तनकीद बहुत बुरी लगती है। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि एक तो वो तनकीद है जो अख्तर हुसैन रायपुरी ने लिखी है या मोहम्मद अली सिद्दीकी ने लिखी है, एक तनकीद वो है जो हम ऐसे बच्चे इन मानों में कि जिन्होंने गज़ल या नज़्म से सफ़र शुरू किया और उन्होंने महसूस किया कि यार अदब में ये मुगालते हैं और ये मुगालते नक़ादों ने पैदा कर रखे हैं, तो इन मुगालतों को तख्लीकी सतह पे दूर करना चाहिए। तो हम जो तनकीद लिख रहे हैं वो इस एतबार से हमारे नज़दीक थोड़ी सी अहम है कि हम उन मुगालतों की तरदीद के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, वरना तो गज़ल के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता रहा है कि ये औरतों से बातें करना होता है और ये हिरन की चीख होती है। गज़ल ना तो हिरन की चीख है और ना ही औरतों से बातें करना है, ये एक समाजी शऊर की बेदारी का शेरी इजहार होता है। हमारी उर्दू नज़्म का एक सफ़र तो वो है जो कसीदा, मरसिया, मसनवी उसकी सूरत में है, लेकिन उर्दू नज़्म का एक सफ़र वो है जो नौआबादियाती दौर में शुरू हुआ। अच्छा, मैं यहाँ कोई एकेडमिक नोयत की बातें नहीं करना चाहता। प्रोफेसरों का एक मसला ये भी होता है कि जहाँ भी 4 अफराद देखते हैं तो अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। मैं चंद एक मोटी मोटी बातें करूँगा कि उर्दू नज़्म का जो सफ़र शुरू होता है नज़ीर अकबर आबादी से लेकर तो फैज़ तक, ये सारे का सारा वो सफ़र है जो बिल्कुल इकहरा है। यानी आप नज़्म शुरू करते आदमी नामा तो आपको समझ आ जाती है कि इस नज़्म में आदमी के बारे में बातें हैं। आप नज़्म लिखते हैं मनाजात बेवा तो आपको पहले से पता चल जाता है कि इसमें बेवा की मनाजात है। आप कहते हैं शिकवा तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि इसमें कोई किसी से शिकवा कर रहा है। यानी हमारी नज़्म का जो है एक इकहरा सफ़र रहा है फैज़ तक। लेकिन राशिद और मीरा जी ने एक बिल्कुल नज़्म का नया तसव्वुर दिया और ये वो तसव्वुर था जिसको हमारी गज़ल ने बरकरार रखा था कि शायरी जो होती है वो ईहाम का नाम होता है, शायरी जो है वो अलामत का नाम है, शायरी जो है वो इस्तियारे का नाम है। तो जब ये तसव्वुर हमारे नज़्म वालों को समझ में आ गया तो वो गज़ल के ख़िलाफ़ लठ लेके पड़ गया कि जी असल शायरी तो हम कर रहे हैं। बात यह कि शायरी जो है सिर्फ जो है वो तो बिल्कुल एक शायर अपने सहूलत के लिए इख्तियार करता है, असल चीज़ तो वो शरीयत है जो आप अपने कलाम में पैदा करते हैं। और इस वक्त ये जो हम इतने सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ जमा हैं तो दरअसल उस शख्स के लिए इकट्ठे हैं कि जिसके कलाम में शरीयत है, जिसके कलाम में वो इस्तियारे हैं कि जिन्हें कहा जा सकता है कि ये वाकई शेरी इजहार हैं। यानी डॉक्टर साहब देखिए कि नावल निगार भी हैं और नज़्म निगार भी हैं। इनके नावलों और नज़मों दोनों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपको बुनियादी चीज़ एक ही नज़र आएगी कि किस तरह तारीख़, तहज़ीब और तख्लीक को आपस में मिलाना है। आप डॉक्टर साहब का नावल देखिए ज़ीनो, तो उसमें भी ये एक यूनान के किरदार की तरफ जाते हैं, और अभी माजिद साहब जिस नज़्म की बात कर रहे थे मुरम्मत, तो उसमें भी सुकरात एक यूनान का किरदार है। सवाल उठता है कि यूनान के इन किरदारों से हमारा क्या ताल्लुक़ है।
یونان کے ان کرداروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک بلوغت ہے، ذہنی بلوغت، کہ جو ہر دور میں موجود رہی ہے اور ہر دور میں اسے رد کیا جاتا رہا ہے۔ سقراط نے جس سچ کا اظہار کیا تو اس کو بھی رد کیا گیا، اور زینا نے بھی جس سچ کا اظہار کیا تو اس کو بھی رد کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی نظم کا جو پورا تخلیقی سفر ہے، یہ دراصل اس رد کے خلاف ایک مزاحمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تمام تر جو نظمیں ہیں، اچھا ایک خاص بات اور چیز کہ ڈاکٹر صاحب تاریخ تہذیب کے ساتھ ساتھ ہماری جو صوفیانہ روایت ہے اس کو جو ہے وہ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ وقت ایک بہت بڑا سوال رہا ہے، جو راشد کی شاعری میں بھی ہے، مختار صدیقی کی شاعری میں بھی ہے، مجید امجد کی شاعری میں بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی نظم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقت کا سفر آگے نہیں بڑھا، وقت کا سفر رکا ہوا ہے۔ چاہے یونان میں ایک مدبر تھا تو اس کو بھی قتل کیا گیا، اور اگر عہد حاضر کا بھی کوئی مدبر ہے تو اس کو بھی نہیں سنا جاتا، اور جب تک کہ وقت کے اس رکاؤ کو ختم نہیں کیا جاتا، وقت کا بہاؤ جاری نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان نے خدا کو نہیں پہچانا۔ میں بہت ساری باتیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نظم سنانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور آپ نظم کے بارے میں تنقیدی باتیں سننا پڑیں تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ کچھ اور باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔